ओके सो हाय गाइस, इसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन क्लास 6 का आगे करेंगे चैप्टर 1। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका था, सारा क्वेश्चन थ्योरी भी सारा हो चुका है, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए जाएंगे। इस बुक का या कोई भी बुक का इस तरह का पीडीएफ लेने के लिए लाइब्रेरी जेनेसिस वेबसाइट पर जाओ, लाइब्रेरी जेनेसिस वहाँ आपको मिल जाएगा। ये स्पेलिंग टाइप करना, यहाँ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा अच्छा है, सो यहीं से शुरू करें। व्हेन वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज ट्रैवलिंग ऑन ए सिटी बस, कॉमा, his mobile phone slipped from his hands and that fell out of the bus through the window. Full stop. This was observed by a schoolboy standing on the road. The path of the mobile phone observed by the schoolboy. Schoolboy. ओके, तो कहने का मतलब वन यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस है, ये जा रही है, ठीक है। मान लो ईस्ट की तरफ जा रही है। यहाँ पर बॉय कोई खड़ा है रोड के किनारे, ठीक है। इसने देखा एक मोबाइल फोन यहाँ से यहाँ नीचे नीचे गिरते हुए देख रहा है, ओके। तो पूछ रहा है कि कैसा पाथ को देखेगा मोबाइल, मोबाइल कैसा पाथ कवर करेगा। क्या वो लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, विंडो से लेके रोड पर गिरने तक मोबाइल क्या लीनियर ट्रैवल करेगा या कुछ इस तरह ट्रैवल करेगा या सर्कुलर होगा या कैसा होगा। तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर क्या यहाँ पर हो रहा है देखते हैं। मान लो मोबाइल फोन है, ओके। तो सिंस मोबाइल फोन का जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड सिंस बस जो है अपने स्पीड के साथ है, हो सकता है इसका कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। ये कुछ नहीं कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, लेकिन ये मूव कर रहा है, बस रेस्ट में नहीं है। क्योंकि अगर बस रेस्ट में होती तो विंडो से जब मोबाइल वहां से ड्रॉप होता तो रोड तक आने तक वो कैसे ट्रैवल करता, स्ट्रेट लाइन में। इस बॉय को क्या दिखता, अगर ये बस रेस्ट में होता तो इस बॉय को क्या दिखता, जो ठीक है कि वो जो मोबाइल फोन गिरा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कवर करके, ठीक है, रोड पर मोबाइल गिर चुका है, रोड पर मोबाइल आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन ये बस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब तो बस जिधर मूव कर रहा है ना उधर ही मोबाइल का इनिशियल स्पीड होगा। जैसे ही मोबाइल खिड़की के बाहर गिर रहा होगा तो मोबाइल के पास एक इनिशियल क्या होगा, ये बॉय क्या देखेगा कि मोबाइल के पास भी एक इनिशियल क्या है, स्पीड है, किधर, हॉरिजॉन्टल की ओर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की ओर। ईस्ट और वेस्ट को क्या हॉरिजॉन्टल थी करते हैं, हॉरिजॉन्टल, और नॉर्थ साउथ को जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कहते हैं, ओके, ठीक है, नॉर्थ साउथ को। तो एक तो इसका अपना स्पीड है, इनिशियल स्पीड, ओके, वी इनिशियल किधर की ओर, हॉरिजॉन्टल की ओर, तो इसको वीएच लिख देते हैं। इस मोबाइल फोन के पास अपना इनिशियल स्पीड होगा ही होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मोबाइल फोन किस में था, बस में ही था, और बस ट्रैवल कर रही है, कुछ उसके पास अपना स्पीड है, तो उसी स्पीड से मोबाइल फोन खिड़की से गिरते समय इसका अपना एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसा नहीं हुआ कि इसके पास कोई स्पीड ही नहीं, मोबाइल के पास इनिशियल स्पीड है और एक नीचे इसके वेलोसिटी लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि मान लो मोबाइल फोन का मास एम है तो नीचे mg तो लग रहा होगा ना, ओके, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड तो इसके पास जीरो होगा, किस में, वर्टिकल में। देखो नीचे क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, इनिशियल मतलब जस्ट जैसे ही खिड़की से गिरा, जैसे ही जस्ट, तो जस्ट वर्टिकल स्पीड कितना होगा, जीरो। लेकिन जैसे से नीचे जाएगा ना स्पीड बढ़ते जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे की फोर्स है कितना, mg, और जहां फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जहां एक्सेलरेशन होता है वहां वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, a बराबर g होगा, किधर, वर्टिकल की ओर। क्यों, क्योंकि ये बताना जरूरी है किधर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नीचे अगर देखें तो शुरू में तो स्पीड जीरो है, लेकिन जैसे जैसे कवर करेगा, समय को कवर करेगा, ये क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। यानी कि नीचे भी कुछ स्पीड आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो इसको v, वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो इसको v, वी आर मान लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी आर स्पीड है, और एक पहले से स्पीड है हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि बस से जस्ट गिरा है तो बस का स्पीड उसमें होगा, जिस बॉडी वो छूट नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जस्ट गिरते समय इसके पास है, तो इसका मतलब इसका नेट वेलोसिटी किधर होगा, ये दोनों के बीच में होगा। नेट वेलोसिटी क्या होगा, वी नेट,
यानी कि ये मोबाइल फोन इस दिशा में ट्रैवल करेगी। ये हो गया नेट वेलोसिटी। किधर की नेट वेलोसिटी होगा, तो जिधर वेलोसिटी होगा मोबाइल फोन किधर जाएगी, इधर की ओर ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मोबाइल फोन है ना, ये जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन, ठीक है, ये कैसे ट्रैवल करेगी, इसका सबसे पहले तो केवल इधर की ओर स्पीड है ना, लेकिन धीरे धीरे नीचे की ओर भी स्पीड आ रही है, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करेगी। क्यों, ना तो ये पूरी तरह नीचे जा रही है, ना ये पूरी तरह हॉरिजॉन्टल में जा रही है। ये कैसे, ये पैराबोलिक पाथ, इसी को क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। ऑप्शन में क्या क्या है, सर्कुलर, तो सर्कुलर तो नहीं होगा, गोल गोल थोड़ी घूम रही है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ से गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा। ऑप्शन में लीनियर भी है, ऑप्शन में एलिप्स है। एलिप्स क्या होता है, एलिप्टिकल है ना, तो एलिप्टिकल मतलब एलिप्स, एलिप्स ऐसा होता है, ठीक है। ये तो इलिप्स तो नहीं है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इलिप्स ऐसा होता है, देखो ये इलिप्स में तो नहीं घूम रही है ऐसा, ठीक है। ओके, ये पाराबोलिक है। पाराबोलिक क्या होता है, वाई स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। देखो पाराबोलिक ऐसा होता है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है। देखो ये चीज, ये हमारा ये, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पाराबोला का हमारा ग्राफ है। तो ये कुछ मोबाइल फोन इस तरह से गिरेगी। वैसे देखो, ये तो जनरल कंसेप्शन अपना हो गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, v वर्टिकल, ठीक है, और v हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं vh है, तो इसका नेट स्पीड, वेक्टर नहीं ना पढ़े इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो वेक्टर पढ़ते तो मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देते हैं। मैथमेटिकली कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है गाइस, इस तरह का, तब, लेकिन अभी एक कॉमन कंसेप्ट पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो vh का स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसको करूँ। तो v इक्वल टू इतना आ जाएगा, ओके, ठीक है, तो v इतना आ जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, s इज इक्वल टू, एक तो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ओके, तो किधर हो जाएगा, इधर s क्या हो जाएगा, तो ये तो 2gh हो जाएगा, और ये किधर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट मैथमेटिकली अभी नहीं कर पाओगे, अभी कैनामेटिक्स वगैरह पढ़ोगे ना तब मैथमेटिकली कर पाओगे, इस तरह से अभी नहीं बता पाऊंगा इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, समझ में है क्यों पैराबोलिक जा रहा है, ना तो उसकी पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में भी स्पीड है इनिशियल, हाँ नीचे की ओर नीचे स्पीड तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ना वैसे वैसे नीचे स्पीड भी बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों तरफ का स्पीड का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, नेट, वी नेट, नेट स्पीड इधर की, तो इधर की वेलोसिटी चलना स्टार्ट कर देगी। ओके, लेकिन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तो ठीक है कि इस बॉय के, ये बॉय क्या देखेगा कि इस तरह से क्या ट्रैवल करिए, मोबाइल फोन इस तरह से ट्रैवल करके रोड पर आ जाएगी, ठीक है, रोड पर गिर जाएगी। मेरे तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि जो बॉय, एक और बॉय है जो इसी बस में है, ठीक है, बैठा हुआ है, और उसी के हाथ से मोबाइल फोन गिरा है, तो पीछे मुड़ के देख रहा है जब तक ये मोबाइल फोन रोड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, गिरते गिरते फॉलिंग करते करते रोड तक नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक वो देख रहा था, तो उसको क्या दिखेगा, ये जो बस में जो बॉय है इसको कैसा पाथ दिखेगा, ये कौन सा पाथ, इसको क्या दिखेगा कि मोबाइल फोन ने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, लीनियर, पैराबोलिक, इलिप्स, सर्कुलर, ठीक है, कैसा पाथ, बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी इन सीजीएस यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट, दैट रिजल्ट्स ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन 1000 into a square b square cq upon d, where a acceleration, b displacement, c time, d velocity। तो सीजीएस में पूछ रहा है, तो क्या एक काम करते हैं, तो ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है गाइस, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम होता है, लेकिन सीजीएस में पूछ रहा है, एसआई में नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर लेंगे। अच्छा, और क्या है, टाइम, तो टाइम का तो सेकंड होता है, सीजीएस में भी, एसआई में भी और एफपीएस, तीनों में यही एक ऐसा यूनिट है जिसका तीनों, सीजीएस, एमकेएस,
FPS तीनों में एसआई सेम है सेकंड। और हमारा क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का CGS में क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1000 इंटू क्या दिया था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब है ना अपॉन अपॉन क्या है डी अपॉन डी, यही है ना। ठीक है, अपॉन डी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी लिख लो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि बी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो बी डिस्प्लेसमेंट है तो बी का सेंटीमीटर होगा। और यहाँ वी की जगह ये मैं ऐसे ही बताने के लिए लिखा था, तो वी यहाँ डी लिख लो क्योंकि डी वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करो, 1000 इंटू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखोगे ए का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ए स्क्वायर पूछ रहा है यानी दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे इसके पावर 4 आ जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है सेंटीमीटर लेकिन बी स्क्वायर कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी क्यूब, तो सी क्यूब तो सेकंड है तो सेकंड को केवल वैसे टी को केवल यहाँ पर एस केवल लिखेंगे ना, एस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एस है। यहाँ पर एक काम करो आप टी हटा दो, यहाँ ए सी लिख दो। क्यों? क्योंकि सी यहाँ टाइम दिया हुआ है तो टाइम का तो क्या होता है सेकंड होता है तो सीजीएस में, तो ये सेकंड का क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या है डी, डी क्या है वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बटा एस लिखेंगे तो ऊपर एस चला जाएगा एक। अब देखो 1000 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 2 सेंटीमीटर का पावर 4 इंटू एस के पावर 3 इंटू एस के पावर 1 है तो एस के पावर 4 हो जाएगा 3 + 1 क्योंकि बेस सेम है। आई होप कि एक्सपोनेंट पढ़े होगे, तो एस के पावर 4 इंटू सेंटीमीटर के पावर 1। ठीक है, तो इसको करोगे तो एस के पावर 4 एस के पावर 4 तो ये तो यूनिट लेस हो जाएगा। हालांकि काटते हैं इस तरह से आप कट नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये यूनिट लेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एस के पावर 4 एस के पावर 4 और यहाँ से क्या दिखेगा सेंटीमीटर के पावर 4 है, नीचे सेंटीमीटर के पावर 1 है तो सेंटीमीटर के पावर 4 -1 हो जाएगा यानी कि सेंटीमीटर 4 - 1 3 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये सीजीएस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, Jyoti created a temperature scale, comma in which the in which the reading at room temperature, room temperature। ऐसा रूम टेम्परेचर कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो कितना होता है। रूम टेम्परेचर डिवाइड्स द टोटल लेंथ ऑफ द टेम्परेचर स्केल इन 2:3 रेशियो फ्रॉम LFP। LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट ना, हायर फिक्स पॉइंट। एक तो होता है HFP ना, हायर फिक्स पॉइंट, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है। तो फिक्स पॉइंट से देन फाइंड इट्स वैल्यू ऑन ज्योति स्केल विच इज सेम एज केल्विन स्केल। तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लो ये कोई स्केल है, मान लो उसने कोई थर्मामीटर बनाया जो कुछ अलग एक, ठीक है, उसने कोई थर्मामीटर बनाया, इसमें रीडिंग वगैरह होगा, ठीक है, जो भी हो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। थर्मामीटर बनाया जिसमें कि कुछ अलग टाइप का रीडिंग है जो ना तो डिग्री सेंटीग्रेड में है ना केल्विन में है, कुछ अलग है। मैंने कहा था ना कि उसको आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई तरह के सिस्टम बना सकते हो, जरूरी नहीं कि केवल केल्विन फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में, और भी कई तरह के बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि कई तरह के बनाए सकते हैं। तो ज्योति ने अपना एक नया स्केल बनाया और वो कह रही है कि यहाँ पर जब ये टेम्परेचर क्या है अपना, एक मिनट, ठीक है, जब वो रूम टेम्परेचर पे है ना वो स्केल, वो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी मान लो ये ये पॉइंट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये पॉइंट रूम टेम्परेचर पे है तो LFP यहाँ क्या होता है LFP लोअर फिक्स पॉइंट और यहाँ क्या होता है हाईएस्ट फिक्स पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको लोअर रीडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ऊपर हाई रीडिंग पॉइंट भी, जब HRP लिखते हैं जो भी हो। तो ये हाईएस्ट फिक्स पॉइंट हो गया। जैसे कि जब हम थर्मामीटर लेते हैं तो जब डिग्री सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर लेते हैं तो उसके लिए LFP क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट क्या हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस।
ओके, जब हम थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है, उससे आगे नहीं मेजर कर सकता है आपका जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है, जो मरकरी वाला होता है। और लोअर कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 0। तो ज्योति का तो मुझे नहीं पता, ये जो इसने बना है अपना एक नया टेम्परेचर स्केल, मुझे नहीं पता इसका HFP क्या है, LFP क्या है, ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड में भी कुछ अलग होगा इसका, लेकिन इतना कह रहा है कि ये यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि नीचे वाले LFP को 2 और इधर 3 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, ठीक है, तो 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करता है ये दोनों स्केल को, यानी ये दूरी कितना है, 3 रेशियो का है, और ये दूरी कितना है, 2 रेशियो का है। तो हम कह सकते हैं कि मान लो इसको ये 2x है तो ये भी 3x है, ये 3x है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ किसका, ज्योति के जो टेम्परेचर स्केल है 2x प्लस 3x हो गया, यानी 5x। ओके, और एक चीज और देखो, जब हम केल्विन की बात करते हैं, ये ज्योति का स्केल हो गया, ज्योतिष स्केल, ठीक है, ज्योतिष स्केल। और जब केल्विन स्केल को देखते हैं तो केल्विन स्केल में हायर, सबसे हायर डिग्री कितना होता है, 373 डिग्री, है ना। अगर हम केल्विन की बात करें तो 373 को लेते हैं, 21 की इक्विवेलेंट, 100 डिग्री की इक्विवेलेंट, तो 373 केल्विन, और लोअर कितना होता है, 273 केल्विन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, रीडिंग माइनस LFP अपॉन HFP माइनस LFP कांस्टेंट होता है, चाहे किसी भी यूनिट में आप रख लो। तो इसका मतलब ज्योति के लिए जो ये रीडिंग होगा वही केल्विन के लिए रीडिंग होगा। तो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, रीडिंग माइनस LFP, तो रीडिंग माइनस LFP, तो यहाँ अगर मान लो 0 मान लेता हूँ तो यहाँ क्या है, इसका 5x है ना। इसका अगर लोअर फिक्स पॉइंट 0 मान लेता हूँ ज्योति की स्केल का, तो हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कितना होगा, 5x होगा। केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है, और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, 373। हम लोग जब 0 से 100 की बात करते हैं तो देखो, तो ज्योति के स्केल के मैं लिख रहा हूँ, तो ज्योति के स्केल का रीडिंग कितना है, अभी रूम टेम्परेचर पे है, तो ये कितना है, 2x है ना, 2x दूरी है ना, 0 से स्टार्ट करोगे तो 2x तक जाओगे ना, तो 2x माइनस लोअर कितना है, 0 है ज्योति के लिए, अपॉन HFP हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, 5x है, माइनस 3x मत लिख देना, ठीक है, अपन लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0 इज इक्वल टू, अब केल्विन के लिए आते हैं, तो केल्विन के लिए क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि ये जो रूम टेम्परेचर का रीडिंग ज्योति के स्केल में है, यही टेम्परेचर केल्विन के स्केल में कितना रीडिंग देता है। फिर से मुझे फाइंड करना है कि ज्योति के स्केल में रूम टेम्परेचर का जितना रीडिंग है, यही टेम्परेचर पर केल्विन का स्केल कितना रीडिंग देता है। तो इसीलिए 2x के इक्विवेलेंट मैंने रीडिंग लिखा माइनस LFP, किसके लिए, केल्विन के लिए, LFP कितना 273 अपॉन HFP कितना 373 केल्विन के लिए, माइनस LFP केल्विन के लिए। ये ज्योति के स्केल का थी हो गया, और ये केल्विन के स्केल का। तो 2x अपॉन 5x कितना हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू R माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 100 हो जाएगा। और यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2, ठीक है, 100 इंटू 2 प्लस 273/5 हो जाएगा ना। 100, एक मिनट यहां पर मैं कैंसिल करता हूं, एक मिनट एक मिनट। देखो R माइनस 273 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि R माइनस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10 0, यानी कि कितना हो जाएगा, सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 273, तो R कितना हो जाएगा, इतना नहीं लिखने की जरूरत है, 313 किस में आएगा, केल्विन में। क्यों, क्योंकि केल्विन में हम खोज रहे थे कि ज्योति के स्केल में रूम टेम्परेचर का जो रीडिंग है, अगर इसी टेम्परेचर पर मैं केल्विन वाले स्केल को ले जाऊं तो कितना रीडिंग देगा, 313 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री उसका जो भी अपना पैमाना होगा, तो उसको
अपने पैमाने से उसको कर रही है। लेकिन 313 केल्विन किसके बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, ज्योति का अपना अलग स्केल है, मैं डिग्री सेल्सियस में अपना अलग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना था। और यहाँ पर एक गलती और नहीं करना कि 2x/3x मैंने यहाँ के लिए लिखा, हो सकता है यहाँ पर 2x हो नीचे 3x हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो मुझे कैसे पता चला कि ऊपर 3x होगा नीचे 2x होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया कि 2:3 रेशियो फ्रॉम LFP लोअर फिक्स पॉइंट से 2:3 का। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट से 2:3 का, ये नहीं कि 3:2 का। तो इसीलिए आप नीचे 2x ऊपर 3x, ये नहीं कि ऊपर 2x नीचे 3x में डिवाइड कर दो। सो ये क्वेश्चन है, हो गया इसका 313 केल्विन, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब आसान है इसमें। Dev is a 12-year-old studying 6th class. Younger brother Surya, 7 years. Surya is dipping ball in water tub. Dev observed that level of water increases when Surya start dipping the balls one after the other in the water. Then Dev remembered his 6th class topic, measurement of volume. He poured water up to the brim of the tub and set up another bigger tub at the bottom of the tub. He then asked his brother Surya to dip 10 identical balls in it so the overflow water is collected in the tub at the bottom. Dev calculated volume of overflowed water and found that it was 2 liters. Okay, Dev calculated volume of each ball. Which of the following option matches the Dev calculation? ठीक है, हुआ क्या कि एक वाटर टब है, ओके, इसमें वाटर होगा, ठीक है, लेकिन उसने देखा कि जैसे जैसे बॉल को आप अलग अलग बॉल को, ठीक है, इसमें डालते जाओगे तो क्या होगा, ये लेवल वाटर का बढ़ेगा, तो इसलिए उसने नीचे एक टब रख दिया। ठीक है, ताकि इसमें से जो वाटर ओवरफ्लो करेगा वो इसमें आके गिर जाए। ठीक है, तो कैलकुलेटर वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लोड वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लोड वाटर उसने कैलकुलेट किया। ठीक है, इसमें कुछ वाटर आके जमा हो गया जब ये ओवरफ्लो करने लगा। ये टब 1 है, ये टब 2 है। ठीक है, इसमें 10 बॉल रखा, 3 3 6 9 7 8 9 10, आइडेंटिकल तो नहीं लग रहा है सब, लेकिन जो भी हो, ठीक है, 10 बॉल को ड्रॉप किया तो कितना लिखा? 2 लीटर। और सभी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इसका मतलब कि सभी बॉल का वॉल्यूम सेम है। तो मान लो सभी बॉल का वॉल्यूम कितना है? 1 से है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं ना, मीटर क्यूब में तो नहीं हुआ, क्योंकि मीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम होगा तो बहुत बड़ा बॉल हो जाएगा, अमूमन सेंटीमीटर क्यूब में। तो मान लो हर बॉल का आइडेंटिकल है, तो हर बॉल का कितना वॉल्यूम है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना ये वॉल्यूम ये ओवरफ्लो किया है, ठीक है, और ये पहले से क्या है? पूरा भरा हुआ है पानी। ऐसा नहीं कि कुछ खाली है इसमें, अगर खाली रहता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ये पूरा है। यहाँ पर देखो कहाँ लिखा हुआ है, ही पोर्ड वाटर अप टू द ब्रीम, देखो अप टू द ब्रीम ऑफ द टब। ठीक है, ऊपर वाले टब में, एंड सेट्स अप अनदर बिगर टब एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टब। तो फर्स्ट टब में वाटर कितना है? अप टू द ब्रीम ऑफ द टब। पहली बार जो ऊपर वाला टब है उसमें ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है, यानी थोड़ा सा भी कुछ डालोगे पानी का लेवल बढ़ेगा और वो पानी कहाँ गिरेगा? नीचे वाले टब में। एंड सेट्स अप अनदर बिगर टब एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टब। ठीक है, तो ये चीज याद रखना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला टब है ये पूरा भरा हुआ है। तो इसमें जब एक भी बॉल डालेंगे तो बॉल अपना नीचे जाएगा इसमें, तो बॉल अपना जो वॉल्यूम है वो कुछ वॉल्यूम क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज बॉल एक मैटर है, तो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो बॉल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम वाटर क्या होगा? नीचे गिरता जाएगा। तो मान लो कि एक बॉल डाला तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर नीचे आएगा। ठीक है, फिर दूसरा बॉल डाला तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का जो वाटर है वो नीचे आएगा। ठीक है, फिर तीसरा बॉल डाला तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है वो नीचे जाएगा। ऐसे करते 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 मैं 10 बॉल डाले, अंत में 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका? 10वें बॉल का भी आया। ठीक है, कहने का मतलब अगर वाटर में आप बॉल को, जैसे कि जब भी आप पानी रखते हो जनरल, ठीक है, ये जब किसी बॉल को आप डीप करते हो, बॉल मान लो नीचे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये बॉल है, तो ये वाटर का क्या होता है? ये वाटर का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, नया वाटर लेवल का क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो वॉल्यूम था, जितना वॉल्यूम बॉल ने ऑक्यूपाई किया उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? वाटर रेज होगा। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम वाटर रेज होगा। तो एक बॉल डालेंगे तो कितना वाटर पहले वाले टब में से दूसरे वाले टब में जाएगा? जितना उस बॉल ने इस वाटर में वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है।
तो हर एक बॉल एक्स सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को कर रहा है, और 10 बॉल है तो कितना हो जाएगा 10x सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, मैं मान लिया हूँ, दिया नहीं हुआ है कि सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम है, तो 10x सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, जिसमें टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई किसके द्वारा, बॉल्स के द्वारा, ठीक है 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 हो गया। लेकिन ये किसके बराबर होगा 2 लीटर, क्योंकि 2 लीटर पानी नीचे आकर जमा हो गया, जो भी वाटर गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि इस सभी बॉल्स ने स्पेस ऑक्युपाई किया, और उस स्पेस से वाटर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस हुआ वाटर किस में गिरा, टब में गिरा। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2/10 लीटर इज इक्वल टू 0.2 लीटर। यानी कि, और 1 सेंटीमीटर क्यूब था हर एक बॉल का वॉल्यूम था ना, 1 सेंटीमीटर क्या था, हर एक बॉल का वॉल्यूम था, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 लीटर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब छोड़ दो, बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना, केवल एक्स मानो ना, अपना यूनिट बाद में अपना देगा, यूनिट का यहाँ पर ज्यादा बात नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर केवल रखते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देव कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मैचेस विद देव कैलकुलेशन, तो 0.2 लीटर, डी ऑप्शन सही है। अभी ये थोड़ा सा आसान है, अभी वासु, माही एंड लकी आर गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, दे मेट एट वासु होम टू प्ले, वासु फादर इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड physics, so he used to play with Vasu and his friends by asking subject related question in the middle of their play. He asked question, how will you write the weight of your 1 liter water bottle in physics, ठीक है, weight of 1 liter of water, select the correct form of, select the, तो किधर गया, select किधर गया, 1 liter water bottle in physics, select the correct form of writing the weight from the answer given by the 4, ओके। कहा जा रहा है कि 1 लीटर वाटर कितना वेट होता है, 1 लीटर वाटर का कितना वेट होता है, यही कहा जा रहा है ना। इसका मतलब हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें मास निकालना है, क्योंकि मास निकल जाएगा तो वेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो एक चीज हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ओके, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ओके। तो ये वाटर है, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है ना, यही होता है ना वाटर का डेंसिटी, या फिर इसी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, जिसमें आपको लिखने का मन हो, लेकिन मैं इसमें लिखना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, हमने शुरू में चैप्टर में क्या पढ़ा था एक जगह, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एडजस्ट होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है 1000 लीटर। तो अब देखो, अब मैं डेंसिटी को क्या लिखता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखता हूँ, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इक्वल टू मास, मास मुझे निकालना है किसका मास, 1 लीटर वाटर का कितना मास होता है ये मैं निकालने जा रहा हूं, तो मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना 1 लीटर, लेकिन मुझे 1 लीटर को किस में बदलना होगा, मीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में है ना, ठीक है, देख रहे हो ये डेंसिटी में वॉल्यूम किसका है, मीटर क्यूब में, इसलिए मैं क्या करूंगा वॉल्यूम को 1 लीटर न लिख के मैं इसको मीटर क्यूब में बदलूंगा, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा 10⁻³ मीटर क्यूब होगा ना, ठीक है, ये चीज समझो, ठीक है, 1 लीटर में तो फिर कितना मीटर क्यूब वाटर होगा 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 10⁻³ हो गया ना, ठीक है, तो मास हमारा ये हो गया, ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा इस, ये 1000 kg को 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं, 1000 kg मीटर माइनस क्यूब इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये m⁻³ m⁻³ ये तो कैंसिल, और फिर 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो आपको पता है ना कि a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a के पावर m प्लस n, ये होता है, पढ़ा है, बेस सेम है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 kg, यानी कि 1 लीटर, क्योंकि 1 हो जाएगा ना, क्योंकि
10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस -3 हो जाएगा, तो 10 के पावर 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या देता है, 1, एक्सेप्शन है, 0 का पावर 0 आप डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। बाकी किसी भी नंबर का पावर 0 1 देता है, ठीक है। मान लो 10 के पावर 0 कितना देगा, 1 देगा, 1 के पावर 0 कितना देगा, 1 देगा। अब ऐसा क्यों है, तो ये इसके लिए थोड़ा अलग से पढ़ना, थोड़ा सा अलग क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन हाँ, 0 के पावर 0 ये आप नहीं अथी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेचुरल आपका नेचुरल नंबर है, ओके, तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर पावर 0 है ना, तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है ये पता करना। तो m इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि 1 लीटर, वैसे भी हमें पता था, लेकिन इतना सब कराया ताकि आपको मेजरमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाए, सारा कंसेप्ट आ जाए। तो 1 लीटर वाटर का कितना वेट होता है, 1 kg होता है। तो जब मास 1 kg आ गया तो वेट कितना होगा, mg होगा। और g को अभी इस समय हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे 9.8 होता है अप्रोक्स में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो 1 kg इंटू 10 मीटर, यूनिट के साथ पूरा बढ़िया से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 kg मीटर सेकंड के पावर -2। लेकिन इसी को तो न्यूटन लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन हो गया। तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 1 लीटर वाटर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। वेट ऑफ भासु रूट 10। तो सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द 10 न्यूटन। इधर गया, एक मिनट। देखो 10 न्यूटन सभी का आंसर है, लेकिन फिर इसमें एक और कंसेप्ट आ गया, क्या कि हम लोगों ने सिंबल को, यूनिट को लिखने का नियम पढ़ा था, 6-6 है ना, या 4-4 जो भी हो। तो ये तो गलत है ना, जब किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट होता है और उसको सिंबल के तौर पे लिखते हैं तो उस कैपिटल में लिखते हैं। फिर 10 न्यूटन्स भी गलत है, न्यूटन्स नहीं, केवल न्यूटन होगा यहाँ पर, एस नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया, पहले गलत वालों को देखता हूँ। देखो 10 के बाद कॉमा तब कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एन तो है, लेकिन बीच में कॉमा फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर तो सही आया, लेकिन यूनिट गलत तरीके से लिखा है लकी ने। माही का देखो 10 के बाद फुल स्टॉप और तब कैपिटल एन लिखिए, तो ये भी गलत है। 10 के बाद केवल न्यूटन होगा, वो भी कैपिटल में, ये भी गलत। अभी का देखो 10 के बाद स्मॉल एन लिखा है, ये तो कैपिटल एन होना चाहिए ना, हाँ, बीच में कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दिया है, तो इसीलिए ये क्या होगा, स्मॉल में लिख दिया ना एन को, तो इस ये भी गलत। लेकिन वासु ने पूरा न्यूटन से लिखा है, तो जब हम पूरा किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं तो उसको स्मॉल से ही शुरू करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर वासु ने अगर 10 एन भी लिखा होता ना, बस इतना लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन उसने सिंबल ना लिख के पूरा नाम लिखा, तो इसलिए ये स्मॉल से शुरू हुआ, न्यूटन से आया, तो इसलिए बी सही है, 5 का आपका बी सही होगा, ठीक है, 5 का बी। सो इसको बहुत बेसिक से बताने का कोशिश हुआ है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। मिलते हैं अगले में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अगर होगा तो कराएंगे उसको।